तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 11 जून और 11 जून के आई होप 4:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो शायद 5 बजे नहीं, ये वीडियो 5:30 बजे आ जाएगा। कुछ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है, आधा घंटे वीडियो अपलोड होने में ले लेता है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजकुमारी गुर्जर मैम के क्वेश्चंस। तो कि राजकुमारी गुर्जर मैम जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस लगभग इंटरव्यू में पूछ रही है। तो दोस्तों आपको जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो या तो आरपीएससी का चेयरमैन, हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं जिसमें हमारा इंटरव्यू होगा वो या तो आरपीएससी बोर्ड का चेयरमैन होगा या फिर 7 सदस्यों में से एक कोई भी सदस्य होता है वो हमारे इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन होता है, प्लस उसके साथ में 3 विशेषज्ञ होते हैं। तो जिसमें से एक तो साइकोलॉजिस्ट होता है और एक किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होता है, एक मतलब जनरल कोई होता है। इस तरह से 3 मेंबर और होते हैं, है ना। तो हमारा जो इंटरव्यू स्टार्ट करता है, जो हमारे इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन है वही स्टार्ट करता है और हमारा इंटरव्यू फिनिश भी वही करता है और हमारे नंबर भी वही देता है। मतलब सजेस्ट ये सब लोग करते हैं, लेकिन नंबर चढ़ाने का काम जो है वो जो हमारा इंटरव्यू बोर्ड होता है, जो चेयरमैन होता है उनका ही होता है ना। तो इस तरह से कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हम अपने उसी मतलब वैसे तो चारों मेंबर्स को जवाब दे रहे होते हैं। तो जब एक मेंबर को जवाब दे रहे होते हैं तो ये तीनों मेंबर अपनी तरफ ही देख रहे होते हैं। जब भी इनसे आप नज़रें मिलाओगे तो मतलब कि किसी को भी दे रहे होते हैं, चेयरमैन सर या चेयरमैन मैडम अपने को ही देख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनको हमने इम्प्रेस कर दिया तो फिर इंटरव्यू एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो नंबर चढ़ाने का काम होता है वो इनका ही होता है। मतलब मोस्टली जो निर्णय लेते हैं ये इनकी भागीदारी से लिया जाता है ना। तो दोस्तों क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल क्वेश्चन कितने एक वर्सेटाइल पूछेगा, है ना। एक पर्सनैलिटी होती है अपनी, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए कि राजकुमारी मैम के मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर कैंडिडेट से ऐसे ही आते हैं। जैसे कि हमने रामू राम रायका सर की बात की थी, तो उनके जो क्वेश्चंस थे, तो हाँ उसमें जो मैंने लिखा था रामू रायका बोर्ड द्वारा, है ना। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि वो हमारे गुरुजी हैं, उनका पूरा नाम ये है। तो पहले मैंने पूरा नाम देखा कि ठीक है, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरे गुरुजी नहीं रहे हैं, वो आप लोगों के गुरुजी रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है, बिकॉज मैंने तो इस तरह हम तो मतलब जब भी इस तरह से स्टडी करते हैं कि भाई कौन चेयरमैन है आरपीएससी का, कितने सदस्य हैं, एक बार उन सदस्यों के नाम देख लें, है ना, उनका चेहरा देख लें, ताकि कि हम जब इंटरव्यू देने जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड किसका है। क्योंकि वहाँ ना कोई नाम लिखा होता है, ना ही बाहर कोई बताता है हमको कि अंदर कोई बैठा है। और अगर हम उनको पहचाने नहीं तो ना ही अंदर से बाहर आके भी हम पूछते हैं कि जो पियोन होता है गेट पे कि भैया ये अंदर कौन सा सर था, कौन सा बोर्ड था, ये भी हमें नहीं बताता है। वो पियोन भी हमें नहीं बताता, वो कहता है मैडम मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तो क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर कौन सा है। और हाँ, आप में से एक जने ने ये भी बोला था कि मैडम आरपीएससी के 7 मेंबर्स और उनकी नाम प्लस उनकी जो हिस्ट्री है, बायोडेटा है उनके, वो सारे हमसे बताइए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे इंटरव्यू की तैयारी में ही आते हैं कि हमारा जिनके द्वारा इंटरव्यू लिया जाना है उनके सदस्यों के नाम, मतलब उस पूरे बोर्ड के नाम हमें पता होना चाहिए। मतलब 3 लोग कौन आएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन आरपीएससी के 7 सदस्य प्लस एक चेयरमैन तो होगा ही, इनमें से कोई एक पर्सन तो होगा ही। तो इन 8 के नाम पता और इनकी बायोडेटा हमें जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हमें आंसर देना है। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि थोड़ा सा कोई बोर्ड मेंबर खुलेआम थोड़ी सी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी बोलना ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमें पता है कि जो सामने बैठा मेंबर किसी विशेष पार्टी का समर्थक है तो हमें उस पार्टी के विरोध में ज़्यादा नहीं बोलना है। वैसे तो हमें किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना है, लेकिन कई बार हमें, वैसे इतना नहीं होता है आरपीएससी में, मॉक्स में ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार हमें फंसाने के लिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि हमें उस पार्टी के विरोध में बोलना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों सामने मेंबर की प्रवृत्ति देख के बोलना है, क्योंकि कई लोगों पर यह उल्टा पड़ा है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि उपरोक्त मेंबर किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक बातें नहीं होती हैं और ना ही मतलब मुझे भी इतना नहीं पता है। लेकिन मैंने जिस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करी है, तो कि वही सामने वाले का थोड़ा सा हमें राजनीतिक पता होना चाहिए कि किस पार्टी से बिलोंग करता है। वो अपना एक अलग मैटर है, वहाँ अपन को जाना भी नहीं है, ठीक है। अगर अब हमसे कोई राजनीतिक क्वेश्चन पूछा जाए तो बैलेंस्ड आंसर
आंसर ही देना है। दोनों में से किसी भी पार्टी की बुराई या अच्छाई नहीं करनी, बिकॉज अपने राजस्थान में तो 2 ही पार्टी है ना, तो हमें वो बुराई अच्छाई वाली बात छोड़ दीजिए। इसके अलावा कि अगर मंजू मैम का बोर्ड आता है तो मंजू मैम का बैकग्राउंड क्या है, राजकुमारी मैम का बोर्ड आता है तो राजकुमारी मैम का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मंजू मैम दोस्तों आपको पता है ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और मेरे ज्योग्राफी है। तो आपको पता है कि अगर मंजू मैम ज्योग्राफी की प्रोफेसर हैं और मेरे ज्योग्राफी है तो ऑब्वियसली दोस्तों ज्योग्राफी से डीप क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो इस तरह से एक जो हमारे सर हैं, इनसे राठी सर हैं, वो जर्नलिस्ट रहे हैं, है ना। तो उन राठी सर ने पर्सनल दोस्तों कौन सी किताब लिखी, कैंसर के विरुद्ध मेरा युद्ध, ऐसे किताबें लिखी है ना। तो अगर आपने तैयार कर लिया है बहुत अच्छा है, नहीं तैयार किया है तो अब कर लीजिए, और नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए कि मैं आपको बताऊंगी सातों मेंबर्स के नाम, उनके बायोडेटा कि कौन से फील्ड से हैं, कौन सातों मेंबर है, ये इनकी फ़ोटोज़ है ना। या तो आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जितने ज़्यादा मतलब कम से कम 10-15 कमेंट तो ऐसे होने ही चाहिए कि उनके सातों मेंबर्स के बारे में ही सारी जानकारी दूँ, प्लस भूपेंद्र सर के बारे में सारी जानकारी दूँ, क्योंकि उससे भी एक बहुत बड़ा पोर्शन इंटरव्यू के लिए अपना तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट कर देना। तो 10 से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के, हाँ, और एक चीज़ आपने बोली थी कि मैम क्वेश्चंस के आंसर भी देते चाहिए जाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से आंसर दिए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये 40-42 क्वेश्चन है। अब आप सोचिए मुझे क्वेश्चन का वीडियो बनाने में लग जाती है 20 मिनट, तो आंसर्स का वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जैसे 2-3 क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए कि किसी मतलब ज़्यादातर तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर मैं क्या ही आंसर दूँ, जैसा आपको पता है वैसा ही मुझे पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल्स है ना। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन का तो बेस्ट आंसर मेरे पास है ही नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, तो आप है ना हर एक मेंबर 2-3 जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है 2-3 क्वेश्चन लिख दीजिए, और फिर मैं उनका स्पेशल जैसे कि 2-3 जनों ने लिखा था कि मैम आरएस बनते ही 3 प्राथमिकताएं कौन सी होंगी, इसका आंसर बताइए, है ना। तो वो मैंने अलग स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे 2-3 अब सारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर 40-42 क्वेश्चन थे रामू रायका सर जी के, और इधर 40-42 हो जाएंगे, तो इतने क्वेश्चंस तो जवाब नहीं दे पाओगे ना, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से मतलब जो भी आपको हार्ड लगता है आप अपनी तरफ से भेज दीजिए, फिर मैं वो सारे एक जगह करके और अपनी तरफ से उनके बेस्ट आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वो आप इतना सा काम आप लोगों को करना है। तो आरपीएससी मेंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है, वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको लग रहा है ट्रिकी है, नहीं दिया जाएगा आंसर, वो वाले क्वेश्चंस बता दीजिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूँगी, है ना, बिकॉज सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और हाँ, रामू रायका सर जी की जब बात चली थी तो मैंने ये कहा था कि हाँ रामू रायका क्या था उनका, रामू राम रायका, हाँ, तो रामू रायका बोर्ड द्वारा, है ना। तो आपने कहा था एक जने का कमेंट था कि मैम थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज हमारे गुरु रहे हैं। तो दोस्तों आपके ही नहीं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, हालांकि मैं उनसे पढ़ी नहीं हूँ, तो मेरे भी गुरु ही हैं। अगर मैं उनके मतलब इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरे भी गुरु जैसे ही हैं, लेकिन मुझे उनका पहली बात तो पूरा नाम पता नहीं था, और दूसरी बात कि रामू रायका सर, मैं ऐसे अगर आपने वीडियो में पूरे में सुना होगा तो मैं सर लगा ही रही थी, रामू रायका सर, तो वहाँ पे वीडियो के जो थंबनेल में मैंने सर नहीं लगाया या जी नहीं लगाया, तो उसके लिए मतलब आप लोगों को आप में से किसी ने लिखा कि मैम ऐसे ओछा सा लग रहा है नाम, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, मुझे भी फील हुआ जब आपने लिखा कि हाँ सही नहीं लग रहा, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का अगर मैं नाम लिख रही हूँ तो सर मैडम या फिर जी जा कुछ तो लगाना चाहिए था, जब मैंने नहीं लगाया। तो ऐसे सजेशंस के लिए थैंक यू वेरी मच, बट ऐसे ओछा लिखने का मेरा कभी कोई इरादा होता नहीं है, क्योंकि मैं इंसल्ट तो ज़िंदगी में किसी की कभी करना ही नहीं चाहूँगी, और इतने बड़े पर्सनैलिटी की तो ज़िंदगी में सवाल ही नहीं होता। गुरु तो एक अपन को फर्स्ट क्लास में भी अगर कोई पढ़ाता है तो उस भी गुरु की रेस्पेक्ट मैं तो अपने मरते दम तक करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों भी देखते होंगे कि अगर आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उनका बहुत अच्छे से ही जवाब देती हूँ, सर मैडम बोल के ही जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मेरी एज के ही होंगे, आप बहुत छोटे भी होंगे, कई लोग जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, बट आरएएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम से ही एज के अपन लोग होते हैं, तो मुझे पता है उस चीज़ का, तो वो इंटेंशनली नहीं था। और हाँ, आप लोग कांटेक्ट के लिए पूछते हो, कांटेक्ट करने के लिए तो दोस्तों मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम आईडी अब मैं रोज़ बोलना भूल जाती हूँ, मुझे ना चैनल का प्रचार करना आता नहीं है,
टेलीग्राम आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पीडीएफ हर एक जो वीडियो की मैं टेलीग्राम आईडी पे शेयर करती हूँ, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और मेरी मेल आईडी भी, और यहाँ लिख भी रखा है कि अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहें तो मेरी मेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो भी मैंने लिख रखी है ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली में ये होता है टेलीग्राम आईडी। किसी को भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चले जाइए, सारे पीडीएफ 7-8 दिन पहले मैंने आईडी बनाई थी, तब से सारे पीडीएफ मैं उस पर शेयर कर रही हूँ। और मेल आईडी मैंने दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, रानू खांडल 2121 करके है, और आप चेक कर लेना। लेकिन हाँ, मेल आईडी के अलावा भी फिर आप मेल पे मैसेज करके बोलते हो मैडम आपके पर्सनल नंबर दे दीजिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। मतलब एक जना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के ऐसे मेल भी आते हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो दोस्तों मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं उतना गाइडेंस आप लोगों को दे रही हूँ। इवन आपके सवाल मेरे जवाब वाले वीडियो भी शायद ही कोई बनाता होगा और कोई चैनल वाला, और आपको लग रहा है कि मेरा चैनल अभी नया है मैं इसलिए बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कुछ सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब जिन लोगों को नीड है वही शायद ऐसे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके जवाब भी देती हूँ, है ना। लेकिन है ना, मेरा आपको किसी को भी, चाहे आप में से कोई भी हो, मेरा आपको वो पर्सनल कांटेक्ट डिटेल देना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप उस चीज़ का बुरा नहीं मानिएगा कि मैं आपको पर्सनल नंबर शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम पर्सनल नंबर शेयर कर दीजिए, हमें गाइडेंस लेनी है। तो वो दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे लिए अननोन ही है वैसे, क्योंकि पर्सनली हम लोग आपस में किसी को नहीं जानते हैं। तो मैं पर्सनल नंबर तो अभी नहीं दे पाऊँगी। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के मैं भी एक ऐसा नंबर रख दूँ जो चैनल के लिए ही यूज़ करूँ, तो हो सकता है उस टाइम मैं देने लग जाऊँ। लेकिन दोस्तों अभी तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, तो मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों बकवास तो हो गई बहुत देर, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि रामू रायका सर भी पूछ रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वैसे राजकुमारी गुजर मैम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये हर मेंबर पूछ रहा है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूछ क्या रहे हैं, कब आई थी। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने नहीं पढ़ी है ना यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो है ना, ये मई से तो मैंने नए शुरू करे थे। पुराने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो है ना, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने पढ़ा रखी है। आप में से शायद किसी ने बोला भी था मैडम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा दीजिए। अच्छाइयाँ भी पढ़ा रखी हैं, बुराइयाँ भी पढ़ा रखी है, कब आई थी, इससे पहले कब आई थी, ये कौन लेके आए, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, वो सारे मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर लेना। टेलीग्राम पे भी मैं छोड़ दूँगी वो लिंक, मतलब ठीक है, वो शेयर कर दूँगी पीडीएफ, और इधर मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, और ख़ासकर जो टीचर्स हैं उनके लिए भी, बिना टीचर्स वालों के ये तो लगभग सबसे पूछा ही जा रहा है। एग्रीकल्चर बिल दोस्तों, क्योंकि किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उस टाइम भी कर रहे थे, तो सबसे पूछा जा रहा है आप किसके समर्थक हो, आप क्या चाहते हो, क्या सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए या फिर किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए। अपना अपना परसेप्शन होता है, इसमें हमें किसी और के पीछे नहीं भागना है, मध्यस्थता पे ही जोर देना है कि कुछ सर दोनों ही अपनी जगह सही है। लोकतंत्र में आंदोलन करना भी सही है, लेकिन आंदोलन के नाम पे पब्लिक जो चीज़ें हैं उनको ख़राब करना तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अहिंसक आंदोलन किया जाए वो भी बिल्कुल सही है, और सरकार भी अपनी जगह सही है। तो दोनों ही चीज़ें की बिल सर अच्छे तो हैं, लेकिन अभी ऑब्वियस सी बात है कि अभी सारे लोगों को वो समझ में नहीं आ रहे, और ज़्यादातर लोगों में भ्रामक चीज़ें फैली हुई हैं, इसलिए किसान उनके आंदोलन पे उतारू हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर सरकार को बिल लाने ही हैं तो अभी सारी जगह लागू ना करके 1-2 राज्यों में लागू कर दिया जाए, या फिर कुछ ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर दिया जाए, और फिर वहाँ पे इसके जो देखे जाए नतीजे कि इन बिलों से क्या किसानों को फ़ायदा हुआ हुआ है। तो दोस्तों फिर अपने आप किसान अपना ही लेंगे ना, फिर तो कोई सॉल्यूशन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस हम बता सकते हैं, या फिर वो मध्यस्थता वाली बात आ गई कि सर किसानों को बहुत अच्छी तरह से उनके ही किसी नेता को सरकार के द्वारा अपने मतलब कोई जैसे किसान नेता हो उसको ही उनके अंदर भेज के मीडिएटर के रूप में, और फिर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। कुछ बातें किसानों की भी जानी चाहिए, और कुछ बातें सरकार मतलब बिलों में थोड़ा सा संशोधन करके लागू कर सकती है।
क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। प्रशासक की विशेषताएं क्या होती है, 3 विशेषताएं क्या होती है। सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान, राजकुमारी गुजर में हम थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है ना। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मतलब राजस्थान में वैसे ये योजना चर्चा में रहती है बिकॉज अपने यहाँ पे लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपन सेकंड लास्ट नंबर पे है लिंगानुपात में बिहार के पश्चात। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ही लिया जाता है। उग्र भीड़ क्या होती है, ये क्वेश्चन भी इनके द्वारा पूछा गया है। भूमि विवाद को कैसे सुलझाओगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे भी ये क्वेश्चन उस टाइम जब मैंने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन कराए थे तब मुझे समझ में नहीं आया था कि किस तरह से पूछा है। उन्होंने पूछा था स्टेप बाय स्टेप समझाओ। मैं भी शायद वो नायब तहसीलदार या पटवारी कुछ होंगे, लेकिन एक दो सिंपल लोगों से भी पूछा गया था भूमि विवाद कैसे सुलझाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तभी पूछा जाएगा जब आप राजस्व के किसी विभाग से बिलोंग करोगे, है ना, तो ही ये पूछा जाएगा। और नॉर्मली अगर हमसे भूमि विवाद पूछा जाता है तो फिर हमसे वो कागजी कार्यवाही नहीं पूछ रहे हैं, हमसे फिर नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आप अगर नॉर्मल प्रशासक बन जाते हो, 2 भाइयों में भूमि विवाद हो जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। और टीचर से होगा ये शायद, टीचर से IAS, अच्छा RAS से क्यों बनना चाहते हो, IAS क्यों नहीं बनना चाहते, है ना। तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे ऑनेस्टी से ही हमें बोलना है कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो कह सकते हैं सर RAS ही रही है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने IAS दी नहीं है या फिर मैंने इतने अटैम्प्ट दिए हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। या फिर जो बच्चे नए हैं वो कह सकते हैं कि सर अभी तो मेरी ग्रेजुएशन जस्ट हुई है, मैं अभी RAS की तैयारी में लगा था तो मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था। अगर मुझे ज़िंदगी में आगे मौका मिला तो मैं IAS के रूप में क्रमोन्नत होना चाहूँगा, मतलब कि IAS भी ज़रूर बनना चाहूँगा। सॉरी। 2 कमजोरियाँ पूछी है दोस्तों, तो अपनी 3 अच्छाइयाँ 3 कमजोरियाँ, ये तो आप रट लेना। 3 अच्छाइयाँ कमजोरियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कहीं से भी आपको डिग्रेड नहीं करे, है ना। हमेशा आपको मतलब अच्छाइयाँ, कमजोरियाँ जब बता रहे हो, अच्छाइयाँ तो सब बता देंगे लेकिन कमजोरियाँ जब बता रहे हो तो भी ऐसी ही बताओ कि वो उससे ऐसे लगे कि ये मतलब अपनी बुराई न दिखे, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई दिखे। जैसे कि एक जगह मैंने बोल दिया था सर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो बोला ओवर सेंसिटिव मतलब उन्होंने मुझे बोला आपने पुलिस विभाग क्यों नहीं चयन किया, RPS फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा सर मुझसे थोड़े झगड़े वगड़े बहुत जल्दी, मतलब खून खराबा इतना नहीं देखा जाता। तो बोला मतलब, मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं सेंसिबल ज़्यादा हूँ, या फिर मैंने यही वर्ड यूज़ कर दिया था सर मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो उसकी वजह से सर इतनी जल्दी मतलब नहीं। तो फिर मुझे उन्होंने फंसा लिया। वहाँ पे जो सामने एक मैडम बैठी थी वो खुद RPS थी, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है आजकल STM के क्या काम होते हैं। STM को भी बिल्कुल वहाँ जाना पड़ता है जहाँ पे कोई महिला आग लग के मर गई और उसे वो सब देखना भी पड़ता है, उसका पोस्टमार्टम भी करवाना पड़ता है। तो मैंने कहा जी मैडम जाना पड़ता है। तो फिर बोला फिर तो आप कैसे समझाओगे। और फिर मुझे बोलते हैं अगर अच्छा ठीक है आप अकाउंट्स में चले गए और अकाउंट्स में जाके आपके सामने एक मुद्दा आता है कोई जमींदार, और वो कह रहा है मैडम ये अकाउंट मतलब ठेकेदार है, वो कह रहा है मैडम मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, प्लीज़ कम में कर दो ना, काम कम में कर दो ना। और आपको तो दया आ गई क्योंकि आप तो ओवर सेंसिटिव हो, आपने कर दिया, है ना। तो इस तरह से फिर मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा फंसाया था। फिर लास्ट में मुझे बोला भी था बेटा ये ओवर वाला वर्ड तो कहीं यूज़ ही मत करना, है ना, क्योंकि सेंसिबल तो आजकल प्रशासक पुलिस होनी चाहिए सेंसिबल। कि आपने कहा मैं RPS इसलिए नहीं बनना चाहती, मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस सेंसिबल बने। आजकल की पुलिस तो पत्थर बन गई है ना। तो ये अच्छाई है, ये बुराई नहीं है, इसे आप बुराई के तौर पर मत तर जाओ। और जिस तरह से हमने उलझाया है वैसे उलझाएंगे। तो 2 कमजोरियाँ आपके पास में, दो नहीं 3 कमजोरियाँ पूछते हैं ज़्यादातर। 3 कमजोरियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे आपसे अगर काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बेटर तरीके से उनसे निपट सको, ठीक है। पंडित दीनदयाल दोस्तों, पंडित दीनदयाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने तो तैयार किया था पंडित दीनदयाल भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, क्योंकि ये ना बहुत सारी योजनाओं के नाम में आते हैं, है ना। तो बहुत सारी योजनाओं के नाम में आते हैं और आपको पता है भाजपा के जो मतलब बनाने वाले भी यही थे, तो इनका योगदान भी था। तो इसलिए कई बार ये पूछा जाता है, योजनाओं के नाम से पूछ लिया जाता है। अच्छा पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये क्यों है, ये कौन थे पंडित दीनदयाल। जल स्वावलंबन तो दोस्तों पुराना हो गया लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं, है ना। 2-3 बच्चों से पूछा है तो थोड़ा सा देख जाना। आपका ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, हम किस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं, स्पेसिफिक विशेषताएं हमारे पास होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का भी परिभाषा पूछ ली, कुछ भी पॉइंट महिला सशक्तिकरण पे तो सब कुछ ही पूछ सकते हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के सुझाव, ये मैंने बोला था ना कि हर एक पर्सन से पूछा जा रहा है। आय दोगुनी करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मेंस में आ चुका है 2016 वाली में, है ना। और उसके पश्चात इंटरव्यू में लगभग हर बच्चे से ये पूछ लिया जाता है ना, कि किसान ऐसे बिल तो लाने नहीं दे रहे, अब सरकार आय बढ़ाना चाहती है, किसान मान ही नहीं रहे, तो फिर क्या किया जाए। इस तरह से महिलाओं से संबंधित योजनाएं भी पूछी गई है ना। ये तो पढ़ के ही जाना, मुझसे भी पूछी गई थी इंटरव्यू में, महिलाओं से संबंधित योजनाएं बताइए, है ना। तो ये तो पढ़ के ही जाना है, कम से कम 15 योजनाएं याद होनी चाहिए। मैं इतनी सारी योजनाएं बोलती रही जब तक उन्होंने मेरे को रोका नहीं। मैंने कम से कम 20 योजनाएं उनके सामने बोल दी कि इनका सर यही तो मनपसंद टॉपिक है मैडम, पूछिए ना, इस पर तो कितना पूछना चाह रहे हो। तो बहुत सारी पढ़ के जाना महिलाओं से संबंधित योजनाएं, तो है ना। अलग से सारणी बना लेना इनकी तो, और अलग से देख के जाना ही नहीं। मतलब ये तो आपको कोई नींद में भी पूछे ना तो भी याद होनी चाहिए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, नो मैटर। क्योंकि लड़कों से इसलिए पूछते हैं कि वो महिलाओं के प्रति कैसा नज़रिया रखता है, और लड़कियों से इसलिए पूछते हैं क्योंकि लड़कियों को अपने मतलब एक वर्ग, क्योंकि हम थोड़े से पिछड़े वर्ग से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। महिलाएं हमेशा थोड़ी मतलब दमित ही रही हैं, तो इसलिए हमारे क्या अधिकार है, क्या हमारे लिए योजनाएं चल रही हैं, ये हमसे पूछा ही जाता है। सीए दोस्तों, सीए, एनआरसी, ये जो है ना ये, और एक और था ना इन तीनों दोनों के साथ, सीए था, एनआरसी था, और क्या था, नेशनल सिटीजन चार्टरशिप, ये भी तो था, एनसीआर, नेशनल सिटीजन। अब मुझे एनसीआर याद आ रहा है, दिल्ली वाला, अब मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। तीन ये चीज़ें हैं, ये तीन एक साथ है ना, ये तीनों चीज़ें भी याद करके जाना। इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस क्या है ना, ये सारी चीज़ें भी याद करके जाना, बहुत अच्छे से याद। मतलब सीए थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, और एनआरसी और वो दूसरा वाला है वो थोड़ा कम पूछते हैं। लेकिन एनआरसी कहाँ लागू हुआ है अभी तक, अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इनमें से पूछी जाती हैं। राजस्थान हेरिटेज साइट दोस्तों, ये हमारे 6 तो मतलब दो अभी 2015 में या 14 में जो 6 किलो को एक साथ ऐड किया है, उसके अलावा जंतर मंतर को, अभी जो हमारा परकोटा है उसको ऐड किया गया है ना। ये सारी चीज़ें, पहली साइट कौन सी थी, अंतिम साइट कौन सी है, ये तो हमें संस्कृति से याद होनी ही चाहिए। और GIB, ये मतलब ये क्या है मुझे नहीं पता, कई बार नहीं पता चलता, पता नहीं क्या लिख रखा है, जो भी है। इसका रिसेंट कॉन्टेस्ट पूछा है, रोल ऑफ यू एज एडमिनिस्ट्रेटर इन चाइल्ड हंगर एलिमिनेशन, है ना। तो दोस्तों ये कि अगर आप RAS बन जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, तो चाइल्ड हंगर को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, भुखमरी से किस तरह से निपटोगे, है ना। और ये समस्या दोस्तों कोरोना के पश्चात और ज़्यादा बढ़ गई है भुखमरी वाली, तो ये भी पूछा जा रहा है भुखमरी से किस तरह से आप निपटोगे, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, बिकॉज तो भुखमरी से निपटने की 2-3 तो अच्छी योजनाएं वैसे सरकार ने चलाई रखी है। मिड डे मील हो गया, नरेगा हो गया, ये भुखमरी से निपटने के लिए ही चलाई गई हैं। और अभी हम बात करें कोरोना में, तो कोई भूखा ना सोए अभियान हो गया, है ना, प्रधानमंत्री अन्न वाली योजना हो गई, ये सारी भुखमरी से निपटने के लिए ही तो बनाई गई है। तो इन 4-5 योजनाओं का आप नाम भी लिख सकते हो। आपके अधीनस्थ योजना का साथ नहीं देते हैं तो आप क्या करोगे, हाँ ये भी बहुत पूछा जाता है कि एक टीम वर्क हम में होना चाहिए। तो अगर हमारे अधीनस्थ हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम उन्हें किस तरह से अपने साथ लेके चलेंगे। आपके एकेडमिक में ग्रेजुएशन परसेंट में गिरावट के कारण क्या है, हाँ किसी के नंबर कम हो रहे हैं तो ये भी पूछ लेते हैं भाई नंबर कम क्यों आए। तो इनका तो दोस्तों रियल आंसर देना है कि जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में रही है वो ही देनी है, कहीं बनावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान में महिला सांसद कितनी है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बोला भी था, ये गूगल सर्च कर लेना। राजकुमारी मैम फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछती है ना, तो ये सर्च कर लेना। 22 या 23 24 के बीच में रहती है, 22 से 24 के बीच में, तो उतनी होंगी अभी। महिला सशक्तिकरण हो ही गया। बास्केटबॉल क्या है, स्कूल का ग्राउंड क्या होता है, ये जिनकी स्पोर्ट्स हॉबी है उनसे ऐसे पूछ ले जाते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल चेयरमैनशिप, ये किसी की बास्केटबॉल हॉबी है उनसे पूछ ले जाते हैं। एक में से आप में से कोई पूछ रहा था ना स्पोर्ट्स रख ले तो किस तरह के क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद नेमाराम जी पूछ रहे थे, तो उन्हीं से भाई नेमाराम जी के आंसर का जवाब दे दिया करो। वे एक दिन में 5-7 आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई तो उनका जवाब दे दिया करो। देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे, लेकिन नेमाराम जी को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उनके जवाब दे दिया करो यार, आपस में दे दिया करो। आप उनको बुरा लग जाता है जब हम उनका जवाब नहीं देते। नेमाराम जी इतने सारे कमेंट करते हैं, अब तो फैमिली मेम्बर से ही लगने लग गए। नेमाराम जी सबसे ज़्यादा कमेंटेटर हैं मेरे वीडियोज़ पर, तो जवाब दे दिया करो यार, उनके जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उनसे बात
बातचीत कर लिया करो उनसे। वो कह रहे थे ड्यूटी भी इधर उधर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो अलोन फील करते हैं, तो आप लोग करते रहा करो बातचीत आपस में। नेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल के चेयरमैन, एडिटोरियल ऑफ प्रीवियस डे न्यूज़पेपर। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर पूछा गया, प्रीवियस डे नहीं, जिस दिन, प्रीवियस डे तो मुझे याद नहीं आ रहा, किसी से पूछा गया जिस दिन का हमारा इंटरव्यू है दोस्तों, चाहे 9 बजे वाले बैच में हो चाहे 1 बजे वाले में, है ना, पेपर ज़रूर देख के जाना है। और वो पूछते हैं हमसे दैनिक भास्कर कौन सा पेपर पढ़ते हो, हम दैनिक भास्कर, हिंदू, ये जो भी बोलते हैं, तो उसके एडिटर देख लेना, है ना, उसके एडिटर कौन है, एडिटर पूछ रहे हैं, और आज के पेपर में क्या हेडलाइन आई है और क्या एडिटोरियल आया है, बस इतना सा देख जाना है, हेडलाइन क्या आई है, एडिटोरियल क्या आया है। बाकी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कोई स्पेशल विशेष न्यूज़ तो आती नहीं है ना, वही न्यूज़ आती है, डिटेल में जाएंगे तो आप ले ही लोगे उनको लपेटे में, इतना कुछ हार्ड लगेगा नहीं आपको। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स ऑफ बास्केटबॉल पूछा है, पोजीशन इन बास्केटबॉल पूछा है, चाइल्ड मैरिज स्टॉपेज वाइल एसडीएम, है ना, एसडीएम हो तो चाइल्ड मैरिज को कैसे रोकोगे, ये तो दोस्तों हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सबसे ही पूछा जाता है। एक हमें सिचुएशन दे देंगे और उस सिचुएशन को सॉल्व कराएंगे कि इस तरह से आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है, आप क्या करोगे। राजस्थान से रमन मैग्सेसे अवार्ड किस किस को मिला, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन 2-3 बच्चों से पूछा गया है अपने राजस्थान से, रमन मैग्सेसे, और कोई तो मतलब ज़्यादातर बच्चे साफ मना करके आए हैं, लेकिन अब की बार आपको ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है, आप ये पढ़ जाना, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ जाना। ये पूछ रहे हैं, ये मतलब और भी मेंबर्स ने पूछा। ये जल शक्ति मिशन क्या है, या मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, है ना, वो है भी राजस्थान से। मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जौहर के टाइप्स, ये बहुत पूछ रहे हैं, जौहर के टाइप्स कौन कौन से हैं, और जौहर, पहला जौहर कहाँ हुआ था, ये भी पूछ रहे हैं ना। टूर्नामेंट यू पार्टिसिपेटेड, कौन कौन से, अब देखो अगर आप स्पोर्ट्स हॉबी बता रहे हो ना, तो टूर्नामेंट यू, आपने कौन कौन से टूर्नामेंट में आज तक भाग लिया है। व्हाट इज़ खेलो इंडिया द टूर्नामेंट, तो खेलो इंडिया अभियान क्या है। वाई कबीर इज़ ग्रेट, है ना, कबीर को ग्रेट क्यों माना जाता है, जिनके हिंदी है उनसे इस तरह से पूछ ले जाएंगे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, बौद्ध संगति, क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं दोस्तों, वो अपन घबरा जाते हैं, अपन को वही क्वेश्चन वहाँ हार्ड लगने लगते हैं। अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थोड़ी अपन को याद नहीं है ना, और खासकर ये हिस्ट्री वाले बच्चों से ही पूछेंगे, हिस्ट्री वाले बच्चों को थोड़ी अपन सोचेंगे कि उनको याद नहीं है, याद होती है, लेकिन वहाँ घबराहट से हम 2 बोलते हैं 2 भूल जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बस इंटरव्यू का यही एक है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कोरोना पूछा जा रहा है, म्यांमार समस्या उस टाइम चर्चा में थी रोहिंग्या की वजह से, तो वो पूछी जा रही है, आप भी पढ़ लेना, म्यांमार और रोहिंग्या अभी भी चर्चा में ही रहता है ना। और अभी तो नेपाल समस्या पढ़ के जाना, नेपाल में लोकतंत्र की वजह से जो हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कन्हैया लाल सेठिया बहुत पूछ रहे हैं, चाहे आपके हिंदी हो नहीं हो, कन्हैया लाल सेठिया कौन से जिले से थे, उस जिले के बच्चों को और उस जिले का नाम लेते ही कन्हैया लाल सेठिया पूछ रहे हैं। और राजस्थान के पर्यटन स्थल और महिला सशक्तिकरण में चुनौतियाँ, तो बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें आराम से तैयार कर सकते। फिर भी कोई क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, और वो क्वेश्चन भी मैं तैयार करवा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना लेंगे। और आरपीएससी के मेंबर्स की बायोग्राफी वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, वीडियो आ जाएगा उस पर भी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्यारे से अच्छे से वैल्यूएबल कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।